गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज के पार्ट नंबर 26 का रिवीजन, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और ये नवीन सर की क्लास का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली हम अब एक प्रैक्टिस सेट का रिविज़न करेंगे, और जो हमारा 11 से लेकर 25 तक रह गए हैं तो उनका भी रिवीजन हम जल्दी ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इससे पहले हम करेंगे रिवीजन। जो इससे पिछली क्लास होती है उसका रिवीजन करवाया जाता है, तो इसमें हम 5 रिवीजन के क्वेश्चन भी देखेंगे। द होम एंड द वर्ल्ड बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मोहनदास करमचंद गांधी ने। और 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था ये तो बताना आपको कमेंट बॉक्स में। लेकिन इसका दमन किसने किया था? तो इसका दमन किया था कैंपबेल के द्वारा। संथाल विद्रोह की समय अवधि कितनी थी? 1855 से 56। रेगुर मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। सदाबहार क्रांति के जनक किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन और नरेंद्र मोदी, दोनों को ही माना जाता है। तो क्लास नंबर 26 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णबाई मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, और ये देवी पार्वती को समर्पित है। कैलाश मंदिर ये एलोरा के महाराष्ट्र में स्थित है, और ये चट्टान को काटकर इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसको कहते हैं रॉक कट टेम्पल। सौर मंदिर ये कहाँ पर है? ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में है और भगवान शिव को समर्पित है, और राजराज फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसे ही ऐरातेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। एकम्बरेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तो एकम्बरेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में है। गंगेकोंडचोलपुरम मंदिर ये भी तमिलनाडु में ही है। तट मंदिर कहाँ पर है? ये भगवान विष्णु को समर्पित तमिलनाडु राज्य में है, और ये भारत का एकमात्र मंदिर है जो हरित ऊर्जा से संचालित मंदिर है, और हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल इसको कहा जाता है। तो तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा से संचालित मंदिर और हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कहलाता है तट मंदिर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अरुण जेटली ने लिखी है, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ये भारत के जो नवीनतम उप प्रधानमंत्री हैं वे रह चुके हैं, और अभी हाल ही में 2024 में इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया, और 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। और लाल कृष्ण आडवाणी की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। शरद पवार की पुस्तक है ऑन माई टर्म्स, पैक्स इंडिका, वाई आई एम हिंदू, और गॉड्स ओन कंट्री केरल। तो ये पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। द कोएलिशन ईयर ये किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? स्मृति ईरानी ने। फियरलेस इन अपोजिशन ये लिखे पी चिदम्बरम के द्वारा। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और वन लाइफ इज नॉट इनफ ये है नटवर सिंह की पुस्तक। राइज इंडिया ये पुस्तक लिखी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं, और जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। शैडोज ऑफ ट्रूथ ये लिखी है कपिल सिब्बल ने। और आज़ाद पुस्तक गुलाब नबी आज़ाद ने। और आज़ादी पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखी है। अरुंधति रॉय को कौन सा अवार्ड दिया गया है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लिए। तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता था? तो ये जीता था सिल्वर मेडल, और इन्होंने डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए पहला सिल्वर जीता था। भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? के डी जाधव ने 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में कुश्ती में जीता था। और भारत के लिए पहला गोल्ड हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। और इसमें कप्तान कौन थे? इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता गया था 10 मीटर एयर राइफल्स में। और भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड 2021 में जीता गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और ये जीता था 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में।
और मनु भाकर ने अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल विजेता पहली भारतीय महिला बन गई है मनु भाकर। ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ऑफ साइड ट्रैप ये फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। यह सिंगल विंग बैक, डबल विंग बैक, गोल्डन गोल, ड्रिबल, पेनल्टी किक, तो ये सभी शब्दावली संबंधित है फुटबॉल से। और फुटबॉल का एक महत्वपूर्ण कप है डूरंड कप, जो एशिया का सबसे पुराना कप माना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में। और संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से ही है। बैडमिंटन से संबंधित अन्य शब्दावली कौन कौन सी है? लव, नेट, डबल फोल्ड और कैरी। टेनिस से संबंधित है नेट प्ले, बेस लाइन और एडवांटेज। और टेबल टेनिस से संबंधित है टॉप स्पिन, ड्राइव स्पिन, चॉप शब्द और टॉम हॉक सर्विस। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में कलकत्ता में सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1784 में और विलियम जोन्स के द्वारा, जो एक जज थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना था। और 1789 में पहला अनुवादित ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना और कौन सी है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। और सबसे पहला ग्रंथ जिसका अनुवाद किया गया था अंग्रेजी में, तो ये था अभिज्ञान शाकुंतलम और 1789 में इसका अनुवाद किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये रही थी 1832 से 1935 तक। और इसका नाम कर दिया गया था द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल 1936 से 1951। और एशियाटिक सोसाइटी इसका नाम कर दिया गया 1952। और ये इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा 1984 के अधिनियम के तहत दिया गया था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन 1875 से कौन संबंधित है? तो इनसे संबंधित है सर सैयद अहमद खान। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 में। और अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में भी काफ़ी चर्चा में रही है, क्योंकि 1967 में एक केस आया था जिसमें इसको अल्पसंख्यकों का संस्थान घोषित किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में एक पीठ बनाई गई थी जिसमें उन्होंने इसका दर्जा ये समाप्त कर दिया है। और ऐसा कहा है कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दोबारा से जांच की जाएगी और ऐसा पता लगाया जाएगा कि इसकी स्थापना किसने की और किस उद्देश्य से की, और इसके बाद इसको दोबारा से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, उसका निर्णय बाद में होगा। तो हाल ही में 1967 का एक केस है, उस केस को रद्द कर दिया गया है। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना। और अलीगढ़ आंदोलन 1875 के फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। और देवबंद आंदोलन का संबंध किससे था? मोहम्मद कासिम से और नानोतवी से था। और 1866-67 में सहारनपुर UP में देवबंद आंदोलन शुरू हुआ था। अहमदिया आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? पंजाब में 1889 में शुरू हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण समाज जो स्थापित किए गए थे। आर्य समाज, इसकी स्थापना बम्बई में 1875 में स्थापित की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और इनके एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना की गई थी पुणे में 1883 में पंडिता रमाबाई के द्वारा। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। वेद समाज, इसकी स्थापना चेन्नई में अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में। और आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक की सहायता से किया गया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर II के द्वारा दी गई थी और इनकी मृत्यु भारत से बाहर इंग्लैंड में हुई थी। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी गुलामगिरी, जो मराठी भाषा में लिखित है। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा वेल्लोर कोलकाता में।
यंग बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। मेयो कॉलेज, इसकी स्थापना भी 1875 में। दिल्ली कॉलेज, इसकी स्थापना की गई थी 1824 में। हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना 1817 में। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की पहली संस्था थी यह है। और इसके फाउंडर कौन थे? डेविड हेयर और गैप और राजा राम मोहन राय। तो इन तीनों के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए की गई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था? यह 1854 में आया था और इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और डलहौजी इस समय वायसराय था और अंग्रेजी शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाए, ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, ये कब आया था? 1917 में। राधाकृष्णन आयोग, ये आया था 1948 में। हंटर कमीशन 1882 में आया था रिपन के समय। मुदलियार शिक्षा आयोग, यह आया था 1948 में। डी.एस. कोठारी आयोग 1964 में आया था। और भारत में शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? मैकाले को। और मैकाले ने ही फिल्ट्रेशन सिद्धांत दिया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। और चार्ल्स ग्रांट ने ही कहा था कि अंग्रेजी में स्कूल होने चाहिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक तो था मैकाले, लेकिन आधुनिक शिक्षा का जनक है चार्ल्स ग्रांट। और 1835 में मैकाले के पत्र का नाम था मिनट, जो आया था। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब अस्तित्व में आई थी? तो ये 1837-38 में बंगाल में अस्तित्व में आई थी। और इसके फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और राजा कृष्ण कली ठाकुर। और अंग्रेजों के द्वारा किए गए भूमि अतिक्रमण का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लैंड होल्डर्स का मतलब है बड़े बड़े जमींदारों की यह सोसाइटी थी। और जो अंग्रेज भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे, अवैध अतिक्रमण, तो इसके विरोध में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में सख्त होने लगा था? तो ये होने लगा था 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और 1885 में 28 दिसंबर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई, तो इसमें वाइसराय कौन थे? डफरिन थे। और INC की स्थापना A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1884 में की गई थी 72 सदस्यों से मिलकर। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुई थी, 72 सदस्यों के द्वारा मिलकर इसको कांग्रेस बनाया गया था। और जो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बॉम्बे में यह अधिवेशन हुआ था और ये पहले हिंदू अध्यक्ष थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और 1888 में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे और दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष वैडरवर्न बने थे। तो पहले अंग्रेज और दूसरे अंग्रेज भी हमको ध्यान रखना है। और पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। डफरिन ने क्या कहा था? कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी राजनीतिक संघ के लिए धन इकट्ठा नहीं कर सकता। तो ऐसा कहा था डफरिन ने, जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय थे। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कहा था कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल के द्वारा। और ये हुआ था, ये गांधी जी ने कहा था 29 मार्च 1931 को। और इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, ऐसा लोग मानते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे। तो इस कारण जनता के द्वारा गांधी जी का विरोध किया गया और काले झंडे दिखाकर इनका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो गांधी जी को काले झंडे कराची अधिवेशन में दिखाए गए थे। और किसानों के मौलिक अधिकारों की बात भी इसी अधिवेशन में की गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी कब की गई थी? इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 का हुआ था। और इस अधिवेशन में ही, इस समझौते में ही
इस समझौते के समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हो चुका था। दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। साबरमती आश्रम से दांडी तक यह मार्च चला था और इसमें 78 अनुयायी शामिल थे और इसमें एक महिला भी शामिल थी जिसका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। और महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी को इन्होंने ही मनाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पत्रकार कौन थे? वेबनर पत्रकार थे जिसने इरविन गांधी पैक्ट की जो फोटो बनाई थी वो इन्होंने ही ली थी। और 1931 में हुआ था सेकंड गोलमेज सम्मेलन। तो 3 गोलमेज सम्मेलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1930, 31 और 32। और ये कब कब हुए थे? 12 नवंबर 1930 का हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर को हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर 1931 को, और तीसरा हुआ था 18 नवंबर 1932 को गोलमेज सम्मेलन। और जो 1931 को हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और गांधी जी इन्होंने भी भाग लिया था। तो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे। तो इनमें 3 मुख्य नाम हैं, RN जयकर, तेज प्रताप सप्रू और BR अम्बेडकर। तो ये 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो भाग औरों ने भी लिया था, तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की गई है? 3 बार। और ये कब कब की गई? 1886, 1893 और 1906 में। और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पढ़ा गया था। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो उनका अध्यक्षीय भाषण था दादा भाई नौरोजी का 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, CR दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की थी। दादा भाई नौरोजी के सचिव कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी के सचिव थे मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस गर्म और नरम दल में विभाजित कब हुई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और रास बिहारी घोष यहाँ के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और इसमें तिलक, एनी बेसेंट के प्रयासों से यह समझौता हुआ था। गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष एकमात्र बार कब बने थे? तो गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। पूर्वोत्तर भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1926 में। श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष बने थे और ये गुवाहाटी असम में हुआ था। और भारत का पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र अधिवेशन है जो गुवाहाटी में हुआ था, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था और करजन के समय हुआ था। और करजन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व के देशों की समस्या। और इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा 19-20 जुलाई 1905 में की गई थी और इसको लागू 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और 7 अगस्त 1905 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी कोलकाता के टाउन हॉल से। और चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कहलाते हैं, इसी समय वंदे मातरम गीत पॉपुलर हुआ था और वंदे मातरम का नारा भी काफ़ी फेमस हुआ था। और वंदे मातरम गीत पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के लीडर कौन थे? अजीत सिंह थे। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा और पंजाब में थे लाला लाजपत राय, जिनको शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। और वर्षा का मापन रेन गेज में किया जाता है। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? वर्षा या रेन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। और ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है संवहनीय वर्षा जो सामान्यतः होती है। पर्वतीय वर्षा जो पर्वतों पर टकराने से होती है, जो पहाड़ी इलाकों में होती है। चक्रवाती वर्षा जो चक्रवात से होती है, तो उसको कहते हैं चक्रवाती वर्षा। तो वर्षा 3 प्रकार से होती है और इसका मापन किया जाता है रेन गेज में। और इसकी मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है।
भारत में मानसून आगमन सर्वप्रथम कहाँ पर होता है? तो ये जून जुलाई के महीने में केरल राज्य में सबसे पहले आगमन होता है। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है। और मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और ग्रीष्म काल में इनकी वजह से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। और शीतकालीन मानसून उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है। और मानसून के लौटना निवर्तन कहलाता है। और मानसून जो लौटता हुआ मानसून है उससे सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, जो अक्टूबर नवंबर में होती है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, मंजरी बौछारें, इन्हें ही चेरी ब्लॉसम बौछारें कहा जाता है। और ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में होती है। लू या गर्म हवाएं कहाँ पर होती हैं? तो ये हरियाणा या उत्तर भारत में होती हैं। और मंजरी बौछारें कहवा वर्षा भी इसको कहा जाता है। काल बैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। आम की बौछार ये केरल राज्य से संबंधित है। 18वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ, इसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? पूर्व या मध्य भूमध्य सागर से होती है। और रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और ये वेस्ट से ईस्ट में वर्षा कम होती रहती है। जैसे वेस्ट में ज़्यादा होगी तो और ईस्ट में जाते जाते वर्षा कम होती रहती है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। पास या ला या दर्रा क्या होता है? पास, ला या दर्रा एक छोटा प्राकृतिक रूप से रास्ता होता है, जिसमें से जो प्राकृतिक रास्ता होता है दो स्थलों के बीच। जैसे सिपकी यहाँ पर एक स्थान है और ला का मतलब है दर्रा। तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहीं से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। जेलेपला सिक्किम में है। मोलिंग ये उत्तराखंड में और बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेस्टर्न घाट में कितने दर्रे हैं? वेस्टर्न घाट में भी दर्रे हैं, जैसे भोर, थाल घाट, पाल घाट दर्रा और माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, ओडिशा राज्य में स्थित है। और इसको 1981 में रामसर साइट बना दिया गया था। और भारत की पहली रामसर साइट यही है। और वर्तमान में रामसर साइट की संख्या है 85। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। साला झील ये कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। हाफलंग झील ये असम में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और क्षुद्र ग्रह टकराने से इसका निर्माण हुआ था और इसमें गुलाबी पानी है। तलवारा झील राजस्थान में है। अंसुपा झील ये ओडिशा राज्य में है। वेम्बनाड झील ये केरल में है और यहीं पर अष्टमुदी झील है जिसके 8 किनारे हैं। और इंडिया की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। लोकटक झील मणिपुर में है और यहीं पर एकमात्र तैरा हुआ नेशनल पार्क है जिसे काबुल लमजो नेशनल पार्क कहते हैं। कालीवेली झील ये तमिलनाडु में है। और हमीर रस झील ये गुजरात राज्य में है। और कोराड़ी झील महाराष्ट्र में है। चंदूबी झील ये असम राज्य में है। उदयपुर जिसे झीलों का नगर कहा जाता है, यहाँ पर फतेह सागर, अन्य सागर झील स्थित है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था गुन्नार मिर्डल के द्वारा। और इसने एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी है। और रोलिंग प्लान 1 अप्रैल 1978 से शुरू हुआ था। रोलिंग प्लान 5 ईयर प्लान किस 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम योजना शुरू की गई थी। ट्राइसेम का मतलब है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें 18 से 35 एज ग्रुप के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है, पहली 5 ईयर प्लान इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और विद्युत था। 5वीं 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का नारा इसी में दिया था। और 9वीं 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक थी। न्याय के साथ विकास पर बल दिया गया था। 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना, तीव्रतम समावेशी विकास। और 12वीं अंतिम योजना जो 2012 से 15 तक रही। और इसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष
किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? धन की न्यून कार्यक्षमता है, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर और विशेषता नहीं है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसकी भारत के पास तकनीक की कमी है, लेकिन संसाधनों की भारत के पास कोई कमी नहीं है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होगी और ये ऊपर वाली हैं सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता होंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में कौन दर्शाती है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ऐसा हमें कैसे लगता है? क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी हुई है, तो भारत का मुख्य व्यवसाय है कृषि। प्रचलन या छिपी हुई बेरोजगारी है, जैसे किसी एक खेत में 2 व्यक्तियों की जरूरत है, लेकिन उसका पूरा परिवार ही उस खेती के कार्य में लगा रहता है। यदि वो पूरा परिवार न लगकर 2 व्यक्ति भी लगे, फिर भी उत्पादन में कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसे कहते हैं छिपी हुई या प्रचलन बेरोजगारी। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, तो ये भी विकासशील श्रेणी की एक पहचान है। और विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान कैसे होती है? प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होगा। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होगा, तो ये विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं मिश्रित। और सार्वजनिक होती है सरकार का नियंत्रण, जो उत्पादन के साधन होते हैं सरकार का नियंत्रण। निजी का होता है किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का अधिकार हो उत्पादन के साधनों पर। और मिश्रित कुछ साधनों पर सरकार का अधिकार हो, कुछ पर व्यक्तियों का अधिकार हो, या दोनों का मिक्सचर अधिकार हो। भारत ने किस 5 ईयर प्लान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो यह अपनाया था सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया था। तो JM किन्स के द्वारा दिया गया था। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो धारा बहने में विरोध होता है, उसे कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जैसे तापमान, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, लंबाई इत्यादि प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे। R=RL/A। L का मतलब होता है लेंथ और R का मतलब होता है प्रतिरोधकता और A का मतलब होता है एरिया। और प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। और तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं लंबाई, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल। ये होता है सिग्मा। सिग्मा I/R। और सिग्मा होती है चालकता और इसका मापन सीमेंस या मीटर महो या ओम -1 में किया जाता है और प्रतिरोधकता की विपरीत होती है। और जैसे यहाँ पर है AU का मतलब होता है सोना, AG सिल्वर, MG मैग्नीशियम और CU कॉपर। और सिल्वर का बेस्ट कंडक्टर क्या कहलाता है? बिजली का बेस्ट कंडक्टर कहलाता है सिल्वर। यानी कि सिल्वर या चांदी में सर्वाधिक बिजली प्रवाहित होती है, इसमें प्रतिरोध सबसे कम होता है। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? तो ये समानुपाती होती है धारा के। और H=I²/R/T। तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः P, V और R से दर्शाया जाता है तो उनके बीच सह संबंध होगा। तो उनके बीच सह संबंध होगा P=W/T। तो QV/T। तो इसका अस्तित्व होगा P=VI/R। तो ये इनका संबंध हो जाएगा। और विद्युत धारा आवेशों का प्रति सेकंड प्रवाह होता है। नेट्रियम, इसका लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम। तो सोडियम का परमाणु जो साइन होता है वो होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, लेकिन इसका साइन होता है Na से हो गया नेट्रियम। तो लैटिन नाम के नाम पर इसका नाम है Na और इसे कहते हैं सोडियम। जैसे लोहा को कहते हैं Fe का मतलब होता है फेरम, तो इसका लैटिन नाम हो जाएगा फेरम। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं यानी कि कैलियम, तो ये इसका लैटिन नाम है। सोना Au ओरम, तांबा Cu क्योप्रम, चांदी Ag अजेंटम, सीसा Pb प्लम्बम, पारा Hg यानी कि हाइड्रोजीरम, टीन Sn स्टेनम, टंगस्टन W वोल्फ्राम, एंटीमनी Sb एंटीबियम।
तो ये सभी हैं लैटिन नाम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी हमको ध्यान रखने हैं। जिप्सम की स्थापना POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है, ये 373 केल्विन तापमान पर चेंज हो जाता है। और जिप्सम होता है CaSO4.2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट का मतलब है CaSO4.2H2O। संगमरमर का फॉर्मूला कितना है, क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। रक्त जमने में सहायक खनिज कौन सा होता है, तो ये होता है कैल्शियम। और कौन सी नसबंदी एक स्थायी विधि है, स्थायी विधि जिसमें बच्चे पैदा ना हो सकते, तो ये हो सकता है सर्जरी के द्वारा। और पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है, वेसेक्टोमी कहलाती है, जिसमें पुरुष के नसबंदी कर दी जाती है। और महिला नसबंदी कहलाती है ट्यूबलिगेशन कहलाती है महिला नसबंदी, और वेसेक्टोमी ये पुरुष नसबंदी कहलाती है, और स्थायी विधि है सर्जरी के द्वारा। मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा क्या क्या है, तो मानव में है अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका। तो ये 3 हिस्से हैं जो पुरुष प्रजनन प्रणाली के हिस्से हैं। और फीमेल रिप्रोडक्शन के हिस्से क्या क्या है, अंडाशय, यूट्रस यानी कि गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब और ग्रीवा। तो ये महिला प्रजनन प्रणाली के अंग हैं। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, जिसमें ओवम या डिम का निषेचन प्रखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। तो ये होता है प्रखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट है 35वां और लास्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है, तो ये B12 का नाम है, और इसमें कोबाल्ट धातु मिलती है। विटामिन B6 इसमें पायरोडोक्सिन इसका नाम है, और ये केले में मिलता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका नाम है। B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। B5 पेंटाथोनिक, और B कॉम्प्लेक्स में टोटल विटामिन की संख्या होती है 6, और इसमें होते हैं B6, B3, 4, 8, 11। इनमें से कौन सा विटामिन होता है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन A, D, E और K। और जल में घुलनशील होते हैं विटामिन B और C। और विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं, और इनको डेली यूज विटामिन भी कहा जाता है, और ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, B का है कैल्सीफेरोल, D का है कैल्सीफेरोल। और विटामिन D की कमी से रिकेटस, और बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ओस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है। विटामिन E इसका नाम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से बांझपन, महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता हो सकती है, और इसके लिए अंकुरित बीज खाने चाहिए। विटामिन C इसे को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन C खट्टे पदार्थों में मिलता है, और दूध में एकमात्र विटामिन जो नहीं मिलता है। विटामिन K इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, इसे नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं। और रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन K होता है। तो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे सेट नंबर 26 के। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।